नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आज के टाइम में ये देखा जाता है कि जब भी महिला का 9वां महीना लग जाता है तो इसके मन में सवाल इस बात का उठने लगता है कि उसकी सिजेरियन होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी। और बहुत सारे सवाल परिवार में, रिश्तेदारों में उठने लगते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी कराना। डॉक्टर बोलते हैं सिजेरियन होगी, नॉर्मल होने के चांस नहीं हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपको समझाया जाएगा कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में क्या अंतर है। बहुत से ड्रॉबैक्स होते हैं नॉर्मल के भी और सिजेरियन के भी, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन हो जाती है जब सिजेरियन की जाती है और क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं नॉर्मल के और सिजेरियन के। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ममता त्यागी हैं। स्वागत है मैम। डॉक्टर ममता आपको बताएंगी, समझाएंगी, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जानिए क्या अंतर है नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी में। लोग आखिरकार वेजाइनल डिलीवरी के लिए फोर्स क्यों करते हैं। डिलीवरी के लिए दर्द लेना कितना जरूरी है, कितना नहीं। क्या वेजाइनल डिलीवरी से पैदा हुए बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होती है। कौन सी परिस्थितियों में सिजेरियन डिलीवरी तुरंत करानी पड़ती है। नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी की खामियां क्या हैं। डॉक्टर को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी के दौरान। नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी के बाद कौन सी बातों का ध्यान रखें। क्या आपके मन में भी ये सवाल है और दुविधा है कि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में से कौन सी बेहतर है। आपके लिए किस तरह की डिलीवरी सुरक्षित होगी, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका चिकित्सीय इतिहास, गर्भस्थ शिशु की सेहत और स्वास्थ्य संबंधी अन्य कोई परेशानी। अगर गर्भावस्था के दौरान या प्रसव संबंधी कोई जटिलताएं नहीं है तो सिजेरियन डिलीवरी की बजाय नॉर्मल डिलीवरी करवाना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। हालांकि कुछ मामलों में सिजेरियन ऑपरेशन करवाना जरूरी है और यहाँ तक कि जीवन रक्षक विकल्प हो सकता है। बहरहाल सी सेक्शन ऑपरेशन पेट का एक बड़ा ऑपरेशन होता है, इसलिए इससे आपके और आपके शिशु के लिए तमाम तरह की परेशानियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बेहतर है कि बिना किसी चिकित्सीय कारण के नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन ना चुने। और अगर आपको जाननी है नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के लिए महत्वपूर्ण बातें, तो जानने के लिए देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने रिपोर्ट में जिस प्रकार से जाना कि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी को लेकर जो मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इस प्रोग्राम में आज आपको बताया जाएगा और किन परिस्थितियों में नॉर्मल डिलीवरी होती है और किन परिस्थितियों में सिजेरियन की जाती है। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमारे समाज में आज इस प्रकार की धारणा बनी हुई है कि बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर सिजेरियन कर देते हैं नॉर्मल होने के बाद भी। मैडम, आज हमने आपको इसलिए आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जब डिलीवरी होती है कहते हैं कि सिजेरियन डॉक्टर ने कर दी, नॉर्मल हो जाती। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप सबसे पहले आप उनको ये बताइए कि सिजेरियन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या अंतर है। सिजेरियन डिलीवरी स्पेशली अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में की जाए तो 90% से ज़्यादा लोगों के दिमाग में यही आता है कि बिना बात कर दिया गया क्योंकि प्राइवेट में थे और नॉर्मल डिलीवरी होने की बहुत ज़्यादा संभावना थी। अगर हम इसके बेसिक यानी जो रीज़न्स हैं इसके पीछे अगर जाएं तो 2 कारण हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरीज ज़्यादा होती हैं, ये सच्चाई है, और सिजेरियन प्राइवेट ऑपरेशंस जो होते हैं हॉस्पिटल्स में वो ज़्यादा होते हैं। उसके लिए ये है कि प्राइवेट में हर एक छोटी से बड़ी चीज़ के लिए एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर जिम्मेदार है। अगर बच्चे को ज़रा सा भी डिस्ट्रेस हुआ या बच्चे को ज़रा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो आजकल आप देख रहे हैं माहौल कैसा है। पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट कोई भी चीज़ समझना नहीं चाहते और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायलेंट होते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरीज इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ पर एक शेल है, कवर है। कोई भी चीज़ अगर हो रही होती है तो आप किसी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा नहीं कह पाते क्योंकि वो एक यूनिट है, आप नहीं कह पाएंगे किसी को।
नॉर्मल वर्सेस सिजेरियन बहुत लंबी कहानी चलती है इसके पीछे, और हमारे समाज में अगर हम धीरे धीरे अपने स्टेटा को देखें कि हम कैसे चेंज हो रहे हैं, तो अपने आप में एक्सप्लेन भी करता है। नो डाउट ईश्वर ने जो प्रोसीजर बनाया वो नॉर्मल डिलीवरी बनाया, मीन्स अगर डॉक्टर इंटरवीन ना करे तो हर एक डिलीवरी नॉर्मल ही होगी, ये सच्चाई है। अब आप इसे कैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा क्रूड वे में बोल रही हूँ, लेकिन किसी जानवर का कभी सिजेरियन नहीं होता, और ह्यूमन यानी इंसान भी एक सोशल एनिमल है, हम भी एक एनिमल हैं। लेकिन आपने कभी सुना होगा कि पहले टाइम में कहा जाता था कि माँ का दूसरा जन्म होता है अगर उसकी पहली डिलीवरी नॉर्मल ठीक ठाक हो जाए। मीन्स मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती ही होगी माँ और बच्चे को, कि कुछ दिक्कतें होने के चांस होते होंगे। आज के समय में जब हमें 1 या 2 बच्चे करने होते हैं तो माँ और बच्चे की प्रायोरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर बात आता है कि नॉर्मल डिलीवरी हर एक पेशेंट नॉर्मल डिलीवर कर सकता है, चाहे माँ या बच्चा बचे ना बचे, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। सिजेरियन मैं मानती हूँ सोसाइटी या समाज डॉक्टर्स के लिए कह रहा है कि डॉक्टर्स सिजेरियन ज़्यादा करते हैं, उसके पीछे भी अगर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो वो भी पता चलेंगे। लेकिन मान के चलिए सिजेरियन इज़ ऑलवेज मैन मेड, मतलब वो हम ही डॉक्टर्स का बनाया हुआ है और हमारा ही किया हुआ है, लेकिन उसके भी अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के भी अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि मैडम की नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपने बताया, आगे हम दर्शकों आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप रोज़ अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी पेशेंट को देखती हैं और एक नया एक्सपीरियंस निकल के आता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अधिकतर लोग आपसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए फोर्स करते होंगे, उस कंडीशन में आप क्या करती हैं? और जब ऐसी कंडीशंस बनने लगती है तो किस प्रकार से उनके परिवार के मेंबर्स को समझाना पड़ता है? क्योंकि जो डिलीवरी की बात है वो हर परिवार में आती है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो सभी के मन में सवाल उठता है कि अगर सिजेरियन हुआ तो 3 महीने का रेस्ट होगा, आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा नहीं। जब इंसिस्ट किया जाता है नॉर्मल डिलीवरी को लेकर तो किस बात का जिक्र निकल कर आता है? सुनील जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ इंडिकेशंस या कुछ कारण तो ऐसे हैं जिसमें हमारी बुक्स या लिटरेचर बिल्कुल साफ साफ कह देती है कि ये वो कंडीशंस हैं, आप मुझसे सलाह लो, किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए कि वो सिजेरियन होना ही होना है। बच्चा उल्टा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, बच्चे का साइज़ ज़्यादा है, वो नहीं आ सकता, वो बहुत सारी कंडीशंस उसमें होता है कि हाँ अब बच्चे को इमिनेंट या माँ का बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, इमिनेंट खतरा है, माँ की जान जा सकती है, तो वो फ़ौरन सिजेरियन करना ही होगा। उसमें आपका या हमारा या किसी भी डॉक्टर का कोई डिफरेंस या दूसरा ओपिनियन नहीं होता। हाँ, कभी कभार ऐसा भी प्राइवेट प्रैक्टिस में देखा गया है कि बहुत प्रैक्टिशनर्स पेशेंट हमसे भागे ना या हमसे जाए ना, उन्हें ये कह के एडमिट कर लेते हैं कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन 99% हमारी बुक्स सब कह रही हैं कि पहला बच्चा उल्टा है, वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम अपनी बुक्स या लिटरेचर के अगेंस्ट आ रहे हैं या अपने प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट आ रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल एथिक्स के भी अगेंस्ट होगा। सेकंड बात आती है कि हाँ, अब हमारे पेशेंट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डायसी तब बनता है जो वो एडमिशन से पहले हमसे बार बार इंसिस्ट करता है कि हमें लग रहा होता है कि पेल्विस भी अच्छा है, बेबी भी साइज़ ठीक है, पेशेंट को भी ऐसा कोई हाई रिस्क कंडीशन नहीं है और हमें नॉर्मल डिलीवरी। तो हम पेशेंट से कहते हैं कि 90% चांस है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, 10% चांस है सिजेरियन हो। लेकिन अगर उस पेशेंट का सिजेरियन हो गया उसके लिए तो 10% 100% के बराबर हो गया। मीन्स वो तो ये कहेगा ना, मेरा तो सिजेरियन हो गया, मुझे नहीं पता मैं 10% में आता हूँ कि नहीं आता हूँ। तो वहाँ पेशेंट को समझाना बहुत मुश्किल होता है। दर्शकों, एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपके पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहा है तो उसकी हमेशा कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग की फैसिलिटीज़ अधिकतर आजकल छोटे बड़े हर नर्सिंग होम में अवेलेबल है। मीन्स आप बच्चे की हार्ट बीट क्या चल रही है आपके सामने ग्राफ रहता है, वो दिखता रहेगा आपको। आपके पास भी गूगल है, आप भी चेक कर लीजिए कि हार्ट बीट कितनी है, क्या है, कैसे है, इतनी नॉलेज आज आपको भी हो जाएगी। फिर हर एक डिलीवरी के स्टेजेस हैं, मतलब अगर पेशेंट को 12 घंटे से अच्छे पेन हैं और डिस्पाइट बेबी नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो मतलब एक रेड सिग्नल ऑन हो गया। तो ये सारी चीज़ें में जब प्रॉब्लम आती है तो वो डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम आने वाली है एक्चुअली में। वहाँ से डॉक्टर और पेशेंट की टसल शुरू होती है, क्योंकि पेशेंट को लग रहा होता है कि डॉक्टर हमारी बात नहीं मान रहा। ऐसे भी तो पहले नॉर्मल डिलीवरी थी, हमने तो 4-4 बच्चे पैदा किए थे, हमारे पेशेंट का एक से नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम आए। लेकिन आप एक बात समझिए, हमें 2 या 3 बच्चे जो करने हैं हम उसको लेके खतरा नहीं लेना चाहते।
वो खतरा ना लेने का और कितने लेवल का लेना वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करेगा और पेशेंट की साइकोलॉजी पे। तो ऐसे में फिर हमारे पास, तो मैं जो कॉमनली कहती हूँ वो ये कहती हूँ कि अगर आपको ठीक लगता है, आप अपने पेशेंट को सेकंड ओपिनियन के लिए कहीं ले जाना चाहते हैं, ले जाइए, और अगर आप मेरी बात से कंफर्टेबल हैं तो सिजेरियन करा लीजिए। लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं और मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ आप तभी एडमिट होइए जब आपको भरोसा है, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। सिजेरियन होना या नॉर्मल डिलीवरी होना बड़ी बात नहीं होता, जितना पेशेंट और डॉक्टर का भरोसा होता है, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हिल गया है। बिल्कुल, इसलिए मैम ये शो मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी जगह मैंने सुना सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी को लेकर, और बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। क्योंकि जब भी किसी के बच्चा होता है तो जाते हैं, लोग पूछते हैं कि नॉर्मल था कि सिजेरियन था, किस किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आए, कहाँ कराया आपने, डॉक्टर कौन था। तो ये प्रोग्राम बनाने का मकसद यही है कि लोगों को प्रकाश उन पर डाला जा सके। जो बातें हमारे समाज में अब भी अवधारणाएं बनी हुई हैं जो गलत हैं, लोग सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी थी, डॉक्टर ने सिजेरियन कर दिया है। अगला सवाल मेरा मैम आपसे ये निकल कर आता है कि कौन सी कंडीशंस में सिजेरियन आपको करना पड़ता है? क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हमारी जो पेशेंट उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी, सडनली बहुत सी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि इंस्टेंटली सिजेरियन करने की ज़रूरत है, परिवार वाले नहीं समझ रहे हैं। एक सवाल ये है। दूसरा इसमें मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं लेबर पेन नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सी महिलाएं कहती हैं, सिजेरियन के लिए बोलती हैं, तो उस कंडीशन में क्या करती हैं आप? सबसे पहली कंडीशन, जिस बच्चे को हमने शुरू से लेके 9 महीने तक देखा, जिसके लिए लेवल 2 कराए, ट्रिपल क्वाड्रपल टेस्ट, ना जाने कितने ब्लड टेस्ट कराए होंगे और सारी चीज़ें की होंगी, सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि हमें बच्चा ठीक मिले। अगर हमारा बच्चा सफ़र कर गया तो शायद हमारी 9 महीने की वो मेहनत सब कुछ बेकार हो जाती है। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। ऑब्स्टेट्रिशियन यानी गायनी वाली डॉक्टर के मन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि बच्चे की हार्ट बीट। अगर बच्चे की हार्ट बीट, ये डिक्टम है कि 90 बीट्स पर मिनट पे अगर 5 मिनट रह ली तो बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया यानी बच्चे के ब्लड में ऑक्सीजन कम होने की वजह से उस पर ब्रेन पे इफेक्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हार्ट बीट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरा मैटर करता है बच्चे ने पेट में लैट्रिन तो नहीं कर ली है। बच्चा जिस पानी में रह रहा होता है उसी को वो पीता है और उसी को एक्सक्रीट करता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन आप एक एग्जाम्पल समझिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन्हें 10 लग जाते हैं। बहुत कॉमन सी है। मैं इस चीज़ को समझाना चाह रही हूँ कि मिकोनियम क्यों डेवलप होता है। तो बच्चा जब डिस्ट्रेस में होता है तो वो भी मोशन पास कर लेता है, और मोशन पास नॉर्मली बच्चे का फर्स्ट होना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। अगर वो डिलीवरी से पहले कर रहा है तो मीन्स वो डिस्ट्रेस में, वो परेशान है। तो जब इनका बैग रप्चर होता है या पानी छूटता है, वो हरे रंग का निकल के आता है। तो अब दो चीज़ें निर्भर करती हैं कि डिलीवरी होने में कितना टाइम लगेगा। अगर 1 से 1.5 घंटे के टाइम में डिलीवर हो सकता है और हार्ट बीट ठीक चल रही है, हम तब भी कोशिश करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। लेकिन अगर हमें लगता है कि 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, हार्ट बीट डाउन जा रही है, तो बच्चे को डिलीवरी इमीडिएट कराना पड़ता है। उसका कारण समझिए, जिस बच्चे को पानी में रह रहा है उसी बच्चे को पानी अंदर लेता है सांस के थ्रू। फेफड़ों में भी वही पानी जा रहा होता है क्योंकि उस टाइम एयर नहीं है उसके फेफड़ों में, और उस पे पानी में पॉटी यानी मिकोनियम है, तो उसके लंग्स में डिपॉजिट हो जाएगा और बच्चे को डिलीवरी के बाद सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और इसकी ज़िंदगी पर भी खतरा आ जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं। हार्ट बीट हो गया, मिकोनियम हो गया। तीसरा बोलते हैं हम नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर। मीन्स यूट्रस का ओपनिंग पूरा खुल गया होता है, पेशेंट भी पुश कर रहा होता है, और बहुत बार हमारे साथ में ये प्रॉब्लम डेवलप होता है कि पेशेंट पुश ही नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बहुत प्रेशर चाहिए बेबी को, फर्स्ट स्पेशली द फर्स्ट बेबी को पुश करके बाहर लाने के लिए। तो वो ये 3 कंडीशन में कॉमनली मानती हूँ। जब हमने पेशेंट को पूरा असेस भी किया था, सब कुछ किया था, डिस्पाइट वी हैड ट्रबल ड्यूरिंग द डिलीवरी। अब सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि सेकंड क्वेश्चन मेरा आता है कि बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि उनको पेन्स नहीं चाहिए, सिजेरियन कराना चाहते हैं। पेनलेस के बारे में, या आजकल जो यंग फीमेल्स हैं उनकी तो बहुत कॉमन डिमांड होती है कि हमें पेन नहीं बेयर करना। और बीइंग ए फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट मैं खुद बोलूँ तो मुझे भी लगता है दुनिया का सबसे खतरनाक पेन लेबर पेन है। लेबर पेन इंसान 10-12 घंटे तो आराम से फिर भी झेल लेता है, हिम्मत कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो टोटली एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे में 2 ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, या तो हम पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन लें, लेकिन पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शंस बहुत जगह अवेलेबल नहीं होता, स्पेशली छोटे नर्सिंग होम्स में। हालांकि हम ये ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं, लेकिन
आजकल एक चीज़ डेवलप हुई है जो विदेशों में तो चली है, मैटरनल रिक्वेस्ट सिजेरियन। मतलब माँ कह रही है कि मैं नहीं बेयर कर सकती, मैं अपनी बॉडी को वेजाइनली डिलीवर कराने में ट्रॉमा नहीं देना चाहती, तो मैं सिजेरियन करना चाहती हूँ। और हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है क्योंकि फैमिली वाले इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि हमें सिजेरियन नहीं कराना, हमें नॉर्मल डिलीवर कराना है, और पेशेंट इंसिस्ट कर रहा होता है कि मुझे पेन बेयर नहीं करना। तो यहाँ एक टसल क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए पोस्टपार्टम पीरियड में डिलीवरी और नॉर्मल सिजेरियन के अपने अपने प्रोज और अपने अपने कॉन्स है। रिकवरी में दोनों में बराबर टाइम लगता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी का पेन बहुत लंबा चल रहा है और पेशेंट एग्जॉस्ट हो चुका है, तो मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि पेशेंट की चॉइस लेने में कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेज पे अगर वो पुश नहीं कर पाई तो वो हमारा ज़्यादा नुकसान करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मतलब पेशेंट की राय लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि मैम 11-12 घंटे से पेन ले रहे हैं, उसके बाद भी पेल्विक एरिया प्रॉपर नहीं खुल रहा है, और उसके बाद भी घर वाले कह रहे हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, डॉक्टर कह रहे हैं सिजेरियन। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की बात ही माननी चाहिए, जो कि बच्चे के लिए और पेशेंट के लिए, दोनों के लिए अच्छी रहती है। मैम, बहुत से लोगों के मन में अवधारणा है कि जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे होते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है सिजेरियन से। साइंटिफिकली एक प्रूवन डाटा है कि ब्रोंकियल अस्थमा के चांसेस ऐसे बच्चों में कम होते हैं जो वेजाइनल डिलीवर होते हैं। उसका 2 रीज़न है कि उसके लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, और सेकंड रीज़न ये है कि जो वेजाइना के बैक्टीरियाज होते हैं वो बेबी के लिए सपोर्टिव हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द न्यूनेटल पीरियड, अर्ली न्यूनेटल मतलब बचपन की शुरुआत में। ये ऐसा प्रूवन डाटा है। लेकिन अगर हम सिजेरियन को देखें, जो सिजेरियन इलेक्टिव सिजेरियन होते हैं उसमें माना जाता है कि कई बार ट्रांजिएंट टैक्पनिया होता है बच्चों को डिलीवर होने के बाद, कि वो 4-5 घंटे थोड़ा सांस तेज तेज ले रहे होते हैं, लेकिन वो अधिकतर सेटल हो जाता है। तो लेकिन बच्चे के लिए अगर देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी भी अपने आप में एक स्ट्रेस होता है, सिजेरियन भी होना चाहिए जब ज़रूरत हो। आजकल WHO ने एक अपना नया सेंटेंस दिया है कि हर एक पेशेंट की एक्सेसिबिलिटी सिजेरियन के लिए हमेशा होनी चाहिए ड्यूरिंग द लेबर। मतलब अगर ज़रूरत है तो सिजेरियन भी ज़रूर हो, लेकिन सिजेरियन का रेट 15% से ज़्यादा ना हो किसी भी एरिया में। मतलब 15% का मतलब बताया WHO ने, 10 to 15% हमारे देश में देखा जाता है, और अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पर सिजेरियन का ग्राफ बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अगर देखा जाए तो 2 तरह के कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप इसे ऐसे लीजिए। देखिए, हम सबसे पहले बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी हमारी मजबूरी है, आप इसे ले सकते हैं। धीरे धीरे हमारे यहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर डेवलप हुई, हमें खाना पीना अच्छा मिला, हम खूब मोटे हुए इनडायरेक्टली कहा जाए तो, और हमारे बेबी भी हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हम उस टाइम अपनी डाइट को लेके इतने भी पर्टिकुलर नहीं होते कि हम हाई कार्बोहाइड्रेट या मीठा ज़्यादा ना लें जिससे बेबी वेट बढ़े, और हम पेन भी नहीं बियर करना चाहते क्योंकि हम अपना स्ट्रेटा चेंज कर रहे होते हैं। तो उस टाइम सिजेरियन रेट ज़्यादा होते हैं, जैसे आजकल लैटिन अमेरिकाज में और इजिप्ट, इन सब में भी सिजेरियन रेट काफ़ी हाई चल रहा है। फिर जो थर्ड स्टेज आती है, जो अल्टीमेटली हाई डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, उनमें सिजेरियन रेट फिर डाउन हो जाता है। उसका डाउन होने का रीज़न समझिए, क्योंकि वो एक बच्चे को फ्रॉम द कंसेप्शन टू द डिलीवरी इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, इतना क्लोजली कि उसमें एरर होने के चांस ना ही रहीं। और हमारे साथ क्या, अभी हम क्योंकि डेवलपिंग कंट्री हैं तो हम वो हाई सिजेरियन रेट वाले फेज़ में चल रहे हैं। हमारे पास खाने पीने को कम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसमें चूज़ी नहीं है। हम अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज को, फीमेल्स को देखिए कितनी कम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम बहुत हेल्दी हो जाते हैं। हम अपनी बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अगर देखें तो मोर देन 50% पेशेंट इन द प्रेगनेंसी हमेशा ओवरवेट होती हैं। उन्हें कितना भी कह लीजिए, वो पैम्पर तो अपने आप को बहुत अच्छे से करेंगी, लेकिन अगर उनको काम करने को कहा जाए तो मुश्किल से 10% लेडीज़ ऐसी होती हैं जो काम करती हैं। तो जो अभी हमारे ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो इसमें नो डाउट हम लोग एक ज़्यादा सिजेरियन रेट फेस कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो और एक एक प्रेगनेंसी को हम शुरू से लेके आखिर तक बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करें, तो मेरा मानना है कि सिजेरियन रेट हम वापस कम भी ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब डिपेंड करता है हम लोगों पर, लाइफस्टाइल पर। अगर सिजेरियन रेट कम लाना है, डॉक्टर स्टार्टिंग से ही कहते हैं कि आप लोग काम कीजिए, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए। हाँ, एक्चुअल देखा जाए मैम, जो हम लोग अर्बन एरियाज़ के हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि सिजेरियन होने के चांस यही हैं। हम लोग फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, डॉक्टर बताने लगते हैं 8 महीने से 9 महीने से आप योगा कीजिए, हेल्थ एक्सरसाइज कीजिए, काम कीजिए, घर में झाड़ू लगाइए,
पोंछा लगाइए, जिससे बच्चे के नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगला सवाल मेरा मैम आपसे है कि जब आप सिजेरियन करती हैं या नॉर्मल डिलीवरी करती हैं तो कौन कौन से एहतियातों को ध्यान में रख करती हैं? नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है बच्चे की हार्ट बीट का, क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जिसमें हम ये कहते हैं कि यूट्रस की ओपनिंग पूरी तरह से खुली है और बेबी का जस्ट डिसेंट होना या बेबी के हेड को बाहर आना है, लेकिन उस टाइम बेबी के हेड पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था और वही हमारा सबसे क्रूशियल टाइम होता है। अगर मेरे से पूछे तो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान सबसे ज़्यादा जो सिजेरियन में प्रॉब्लम हमारी बच्चे के हार्ट बीट के साथ हमारी हार्ट बीट अप डाउन हो रही होती है, क्योंकि इतना डर लग रहा होता है कि अगर बच्चे की हार्ट बीट को लंबे टाइम तक, मैंने कहा ना 90 बीट्स पर मिनट, अगर वो 5 मिनट रह गई तो हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उस टाइम हमारे पास में बेबी का हेड हमें सामने दिख रहा होता है, पेशेंट को पुश करा रहे होते हैं, तो फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी और ये सब शुरू हो जाता है। रही बात ध्यान रखने की, यही है कि अगर हमारा ग्राफ ठीक चलता रहे, जैसे पेशेंट को भी अपने हमेशा कार्डियोग्राफी में जो मशीन होती है वो लगा होता है, तो उसे वो देख सकता है कि हाँ हार्ट बीट ठीक चल रहा है या क्या चल रहा है। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर हो सकता है उस टाइम भी पेशेंट का सिजेरियन शिफ्ट करना पड़ जाए या फोर्सेप या वेंट्यूस डिलीवरी के लिए जाना पड़ जाए। दूसरा ध्यान रखना होता है पेशेंट की पेरिनियम का, क्योंकि वेजाइनल डिलीवरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वेजाइनल लैक्सिसिटी, पेशेंट को जो डेवलप होती है उसके लिए हमें पेरिनियल सपोर्ट देना होता है, प्रॉपर स्टिचेस की अगर ज़रूरत है तो लगाना पड़ता है। फर्स्ट डिलीवरी में वेजाइनल ट्रॉमा होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं या ओवरवेट होने पे सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। रही बात सिजेरियन की, सिजेरियन अधिकतर देखा जाए तो सेफ प्रोसीजर होता है एज फॉर द पेशेंट एंड द बेबी, लेकिन उसका वो कहीं करना तभी है जब वाकई में जस्टिफाइड हो। हाँ, क्लियर कट इंडिकेशन है कि हाँ हमारे मदर और बेबी को रिस्क है तो हम सिजेरियन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ब्लड जाने का खतरा सिजेरियन में नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमेशा पेशेंट का हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट वगैरह वो सब सही होना चाहिए, पेशेंट को कफ ना हो, क्योंकि पेशेंट को अगर कफ होगा, सिजेरियन में स्टिचेस आए हुए हैं, पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यानी ऑपरेशन के बाद हालत ख़राब होने का डर होता है। तो ब्लड लॉस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में ज़्यादा होता है। तो मतलब इसलिए देखा जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन 13-14 होना चाहिए, 11 मिनिमम। ओके, मिनिमम अगर 13-14 हो तो बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा है। इसलिए डॉक्टर पहले सारे टेस्ट कराते हैं और बताते हैं कि ये सारी बातों का ध्यान रखा जाए। ये बात मैडम आपने बता दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डिलीवरी होने के बाद सिजेरियन हो चाहे वो वेजाइनल हो, कौन कौन सी बातों का एहतियात रखना है, मतलब कौन कौन सी बातें डिलीवरी होने के बाद ध्यान में रखनी है पेशेंट को? नॉर्मल डिलीवरी के बाद अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले तो हमेशा ही कीगल एक्सरसाइज समझाते हैं, हमेशा उनको एक एक्सरसाइज का चार्ट दिया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत बार फिजियोथेरेपिस्ट विजिट करते हैं, बताते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पेल्विक लैक्सिसिटी है, क्योंकि जो पेशेंट को धीरे धीरे डेवलप होगी। अगर डिलीवरी के फ़ौरन बाद 1.5 मंथ तक आपने कीगल एक्सरसाइज नहीं की तो आपने सुना होगा जैसे पुराने टाइम में अम्माएँ वगैरह थी तो कहती थी उनका शरीर बाहर निकल आता है, क्यों? क्योंकि वो प्रोलैप्स डेवलप हो जाता है। अगर आपने उस लैक्सिसिटी पे ध्यान नहीं दिया तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। रही बात सिजेरियन की, सिजेरियन में अगर हम देखें तो नॉर्मल डिलीवरी से रिकवरी थोड़ा सा लेट होती है, बट ऐसा नहीं है कि सिजेरियन अगर हो गया तो इतना बड़ा हार्म हो गया कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। मैं इसके बारे में एक सेंटेंस और कहना चाहूँगी, अगर सिजेरियन वाकई में इतनी बुरी चीज़ है तो डॉक्टर्स तो कभी अपनी सिजेरियन करानी ही नहीं चाहिए। और अगर आप डॉक्टर्स का डाटा उठाएंगे तो 60 to 70% डॉक्टर्स विलिंगली सिजेरियन करा लेते हैं। उसके 2 रीज़न भी हो सकते हैं। हालांकि हम लोग एलाइट क्लास से बिलोंग करते हैं तो शायद हम पेन नहीं बियर करना चाहते, लेकिन दूसरा रीज़न अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो ये है कि हम बेबी को लेके ज़रा सा रिस्क नहीं लेना चाहते। हमें लगता है कि सेकेंड स्टेज में या बीच में बेबी के डिस्ट्रेस हो गया, बेबी परेशान हो गया, हमें वो नहीं चाहिए। वी वांट मोर सेफ बेबी, हम बेबी की सेफ्टी ज़्यादा चाहते हैं। तो सिजेरियन में रिकवरी थोड़ा सा लेट है, पर ऐसा नहीं है कि इतना लेट है। 1.5 मंथ अगर वेजाइनल डिलीवरी में रिकवरी बॉडी लेगी, पोस्टपार्टम पीरियड या प्रीपेरियम पीरियड जो हम इसको कहते हैं, वही ड्यूरेशन सिजेरियन के लिए भी बनी है। हालांकि उठने बैठने में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन वो दर्द डेली 10% ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सिजेरियन के बाद भी आपको एक्सरसाइज चार्ट दिया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो शुरू की जाती है, वो एकदम से ज़्यादा नहीं दी जाती। तो रिकवरी तो दोनों में बराबर है। हालांकि सिजेरियन अपने आप में एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है तो उसके अपने ड्रॉबैक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से मैडम ने समझाया आप लोगों को। मैम, खाने का ध्यान किस प्रकार से रखना चाहिए अगर किसी महिला की सिजेरियन हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है? आप इस बारे में
सोचिए कि पुराने टाइम में या अभी भी हमारे घरों में 6-6 किलो घी जोड़ दिया जाता है कि आफ्टर डिलीवरी। ये बात पुराने टाइम पे बिल्कुल सही लागू होती थी कि आप उन्हें घी खिलाइए और मीठा खिलाइए, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ना तो उस टाइम आयरन टैबलेट होती थी और जैगरी यानी गुड़ जो होता है आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो उससे पेशेंट का हीमोग्लोबिन बिल्डअप होगा। दूसरा, घी इसलिए खिलाते थे क्योंकि विटामिन डी का सोर्स बहुत अच्छा होता है घी, और पेशेंट को रिकवरी या हील करने में हेल्प करता है। लेकिन ये चीज़ आज के टाइम में लागू नहीं होती है। रीज़न, डिलीवरी के बाद पुराने टाइम में 1.5 मंथ तक 1.5 मंथ के बाद फीमेल अपना नॉर्मल काम करने लगती थी और वो इतना फिजिकली एक्टिव होती थी कि जो उन्होंने खाया होता था वो सब यूज्ड अप हो जाता था। अब हमारे यहाँ मिडिल क्लास सोसाइटी में क्या होता है कि 6 किलो घी खिलाया, आराम से खूब सारा गुड़ लड्डू वो सब खिलाए, और हर एक डिलीवरी पे 7 किलो बढ़ता है, अगले डिलीवरी पे और 7 किलो बढ़ता है। तो एक ट्रेंड होता है कि मोटे होते जाते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमें जब समय बदला है तो अपने आप को भी बदलना है। मतलब खाने में नॉर्मल डाइट जो आप खाते हैं, आपकी पेशेंट वो सब कुछ खा सकती है। कृपया उसे मीठा और घी पे इंसिस्ट ना करें। प्रोटीन डाइट दें, फ्रूट्स दें, सब्जी दें, रोटी दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पुराने टाइम पानी पीने के लिए बड़े लोग मना करते थे, लेकिन उनका अपना फंडा था। क्यों? पुराने टाइम पे आयरन नहीं होता था, ब्लड लॉस ज़्यादा होता था क्योंकि हीमोग्लोबिन कम, ऊपर से ब्लड लॉस ज़्यादा क्योंकि ब्लड लॉस रोकने के लिए दवाइयाँ नहीं थी। तो किसी मरीज के अंदर अगर पानी की कम मतलब खून की कमी है और आपने उसे ज़्यादा पिला दिया तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाएगा, उससे दिक्कत होगी। लेकिन इस चीज़ को आप आज के टाइम में इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट ना करें, क्योंकि उससे यूरिन इन्फेक्शन होने के चांस उस पेशेंट में नॉर्मल से ज़्यादा होंगे। उसे एडिक्वेट पानी दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसे खूब पानी पिलाइए, एडिक्वेट पानी, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रॉपर प्रोटीन डाइट ये दीजिए। घी और मीठा जो पुराने लोगों ने चला रखा है प्रथा, उसको अब आज के टाइम में बंद कर दीजिए। बहुत अच्छी बात मैम ने बताई कि हर घर में ये देखा जाता है कि जब भी डिलीवरी होने के बाद उनकी मदर इन लॉ होती हैं, वो बहू के लिए इतना सारा बनाती हैं। घी का जैसे आपने बताया हर परिवार में होता है, ड्राई फ्रूट्स का, गुड़ का, जिस प्रकार से वो एक डिश बनाई जाती है और दी जाती है, वो फिर वेट गेन होता है, तो ये रीज़न होता है। और मैम ने बहुत अच्छे समझाया कि पहले हम लोग फॉलिक एसिड अब टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं, पहले गुड़ था वो ब्लड को बढ़ाता था, बहुत सारी बातें निकल कर आती थी। तो अगर देखा जाए तो पहले ज़माने में वो चीज़ ठीक थी क्योंकि मेडिसिन नहीं थी। अब मेडिसिन कवर कर रही हैं उन चीज़ों को आज के टाइम। और हमारा लाइफस्टाइल बदल गया ना, हमें लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना डाइट प्लान भी बदलना होगा ना। जब हमारे घर छोटे हैं, हमें इतने बड़े बड़े काम नहीं करने, हमें फिजिकल एक्टिविटी, कुएं से पानी निकालना, चक्की नहीं चलानी, तो हम इतना सारा क्यों खाएं कि वो हमारा वेट गेन करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे इस मंच पर आए हो, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। एक सवाल मिसलिनियस में लेता हूँ, जो बहुत से लोगों के मन में धारणा है, कितनी सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है, सिजेरियन डिलीवरी से बचने के लिए क्या करना है, और मतलब अगर सिजेरियन वाले बच्चे, क्या उनका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो और अच्छी कैसे हो सकती है? बहुत सारे क्वेश्चन सुनील जी ने एक साथ कर डाले बेसिकली, तो शुरू से लेके चलते हैं। अगर आप सिजेरियन डिलीवरी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट पे ओवर ईटिंग मत करिए। प्रेगनेंसी एंजॉय करिए पर खाने के रूप में नहीं कि हर टाइम हम खाए जा रहे हैं। रीज़न आप समझिए, आप किसी नॉर्मल इंसान को भी अगर मीठा खाने के देंगे तो वो चबी बनेगा, मतलब मोटा होगा, वो फैट गेन करेगा। द सेम थिंग गोज, यही चीज़ होती है बच्चे के साथ। आप खूब मीठा खाएंगे तो आपका बच्चा हेल्दी होगा, बच्चा हेल्दी होगा तो नॉर्मल डिलीवरी में उतना ही वो परेशानी देगा आपको। आप प्रोटीन खाइए, खूब अच्छे से खाइए, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड प्रॉपर अच्छे से खाना खाइए। अपना डॉक्टर की विजिट प्रॉपरली लीजिए। 8 मंथ कंप्लीशन के बाद खूब काम करिए अगर कोई मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर आपको खुद मना कर देगा कि अभी आप एक्सरसाइज वॉक ना करें या स्क्वाट ना करें। अगर हमसे पूछे तो आजकल कुछ लोग योगा भी शुरू कराते हैं प्रेगनेंसी में स्पेशली, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो उसको करिए। अदरवाइज घर में स्क्वाट करना यानी बैठ के पोछा लगाना, वो आप आराम से कर सकते हैं। रही बात सिजेरियन के बाद इम्यूनिटी बढ़ाने का, मदर फीडिंग यानी सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। सिजेरियन के बाद बहुत सारी लेडीज़ या बहुत सारी फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है, वो पेन की वजह से बच्चे को दूध पिलाने में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। देखिए, माँ का दूध बच्चे के लिए ज़िंदगी के बराबर है, वो उसकी कोई सेकंड लाइफ लाइन नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी उसी पर चलनी है, इम्यूनिटी उसी से डेवलप होनी है। तो उससे कुछ नहीं देना है, ना शहद, ना पानी, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ उसे माँ का दूध देना है। बच्चा अपने आप अपनी ग्रोथ निकाल लेगा। तो देखा आपने, डॉक्टर ममता त्यागी ने आपको बताया, समझाया किस प्रकार से
सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में हम लोगों के मन में जो अवधारणाएं थीं उन पर प्रकाश डाला, समझाया कि अगर सिजेरियन होती है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है और नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सिजेरियन से बचने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसको ठीक करना है, और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।